कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें मानसून में अटैक कर सकती हैं ईएनटी से रिलेटेड? डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड इतने आम हो जाएंगे, कॉलरा जिसको हैजा कहते हैं इन सीजन में, क्योंकि पानी स्पिल ओवर होएगा। फ्लू से लेकर जिन लोगों को एलर्जीज हैं, जिन लोगों को इन्फेक्शंस हैं, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो फंगाई और जर्म ज़्यादा ग्रो करते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि जी गला ख़राब है, गोलगप्पे खा लो खट्टे, गला ख़राब है, आइसक्रीम खा लो ठीक हो जाएगा, बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाओ ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ये मिथ है या वाकई कुछ होता है कि आप उसको काउंटर कर रहे होते हैं? नाक का इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो, उसके लिए कोई 3 टिप्स बताएं जो हमें अगर हो जाए या उससे बचने के लिए कैसे करें? प्रिवेंशन के लिए तो सिंपल चीज़ें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वार्म चीज़ें ज़्यादा लें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और नोज़ को सेलाइन से फ्लश ज़रूर करें। एंटीबायोटिक लेना अपनी मर्जी से, अपने तरीके से कितना डेंजरस हो सकता है? सिर्फ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, वायरल या फंगस के लिए नहीं है। अगर उनमें ली जाएगी तो बीमारी और ख़राब हो जाएगी। छोटे बच्चे के कान में भी कॉटन बर्ड्स मार रहे होते हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है? कान की सफाई कुदरत ने ऑटोमेटेड की हुई, कान की सफाई किसी को जरूरत नहीं। लोगों को लगता है कि जरासीम है, कान की मैल जो है वो बेसिकली गंद है। प्लीज़ ये मैल नहीं है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, ये बैक्टीरिया को किल करती है, ये फंगाई को अवॉइड करती है, ये कान की प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने डिज़ाइन की है। आप इसमें टेम्परिंग ना करें। हम देखते हैं कि थोड़ी सी एज बड़ी होना शुरू होती है, हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनकी हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है और फिर आपको रियलाइज़ होता है विदाउट टॉकिंग अबाउट इट कि इनको कम सुनाई देता है। स्लीप, स्माइल, एक्सरसाइज, सिंपल डाइट, सोने से पहले वार्म चीज़ें लें, आपकी मदाफियत A1 रहेगी। कहा जाता है जी खराटे इसलिए मार रहा है कि सारा दिन बड़ा थक के काम करके आया, आज बहुत एग्जॉस्टेड होगा जिसकी वजह से इतना डीपली सो रहा है कि खराटे आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। हेल्थ अनफिल्टर्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे और हेल्थ अनफिल्टर्ड में आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इसलिए है कि हम इस स्पेशलिटी के पास, इन फिज़िकल प्रॉब्लम्स के पास सिर्फ तब जाते हैं जब हमें ऑब्वियस सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, वरना शायद इसके डॉक्टर ना हर घर में मौजूद हैं, क्योंकि हमें ख़ुद फ़नकारियाँ करने का बड़ा शौक़ होता है। और मैं बात कर रही हूँ ENT की। कान, नाक और गला ख़राब हो गया, ओहो इसको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दो। कान में दर्द हो रही है, एंटीबायोटिक देना शुरू कर दो। कान में तेल डाल दो, फ़लाँ डाल दो, ओवर द काउंटर जाके ड्रॉप्स ले आओ। नाक का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम खुद ही बड़े साइंसदान हैं जिसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी इन मेडिसिन। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये इतने सेंसिटिव पार्ट्स हैं जिनको आप प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें, इनको प्रॉपर्ली चेकअप ना कराएं तो आपके दिमाग से लेकर आपकी बॉडी के पूरे हिस्से अफेक्ट हो सकते हैं। आपने जो भी खाना है आपके गले से जाना है, आपने सांस लेनी है अपने नाक से लेनी है। आपकी कान जो है वो सिर्फ आपको आपकी समात को बैलेंस करने के लिए नहीं है, आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए है। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं समझती हूँ कि हर एक को पता होनी चाहिए। और इन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह से आसानी से टैकल घर पे भी कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, एक प्रोफेशनल ओपिनियन देंगे, और कब आपको ज़रूरी है कि जी डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर आपने कुछ नहीं करना। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं ना समझती हूँ कि हमने कुछ स्पेशलिटीज़ को ना, मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ को बड़ा कैजुअल ले लिया है, बड़ा इजी ले लिया है कि हम उस चीज़ के ऊपर बॉदर ही नहीं करते। अभी जो मैं पूरा इंट्रो दे रही थी, मैं देख रही थी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या मैंने सही कहा है कि हमें खुद साइंसदान बनने का बड़ा शौक होता है? पूरी दुनिया में जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, हाँ जी, वो डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, इंक्विजिटिव होता है, हाँ, वो प्रैक्टिस करता है। आम तौर पे ख़ास एजुकेशन के बाद वो इतने रिफ़ाइन हो जाते हैं, जैसे हेल्थ में WHO नेशनल NIH का आप नाम सुनेंगे जी। तो पूरी दुनिया में है कि हर बंदा अपना काम रिफ़ाइन करे और जिसका जो काम है उसी से हेल्प ले। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ में है कि साल में एक दफ़ा कुछ बुनियादी 2-3 टेस्ट हैं जो ज़रूर करवा लें। ठीक है। और जिन कंट्रीज़ में भी ये इंश्योरेंस है, एक पीरियोडिक चेकअप है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसी दुनिया में 45 ईयर्स भी है और 90 ईयर्स भी है। इंसान अल्लाह मियां ने एक जैसे पैदा किए हैं। सही है। आप कितनी अपनी केयर करते हैं खाने पीने में, स्लीप में, स्माइल में, एक्सरसाइज में,
इट मेक्स अ ह्यूज बिग डिफरेंस। एशिया में ही 2 कंट्री हैं, सिंगापुर, जापान। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ इज स्काई हाई, वन ऑफ द टॉप मोस्ट। दुनिया में 5 कंट्री हैं और हर साल ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। सही है। और इसी दुनिया में 45 ईयर्स वाले भी हैं। इसका मतलब कि एवरी कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल कैन मेक अ बिग चेंज। इसका सबसे ज़रूरी है कि हम अपने घर में रोल मॉडल बने, मेंटोर बने। मियाँ बीवी अगर बहुत अच्छे रह रहे हैं तो आपस के लिए वो बेहतर नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए वो स्माइल स्प्रेड होती है, वो बच्चे देखते हैं। इफ मामा इज़ हैप्पी द होल होम इज़ हैप्पी। बच्चे, अगर मामा ने एक्सरसाइज ही नहीं की सुबह से और माशाल्लाह लाहौरी खाने खा रहे हैं, मुझे तो लगता है सेंट्रल पंजाब बना ही अच्छे अच्छे रेसिपी के लिए है। तो प्लीज़ वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही। हमारा खाना पीना, कहते हैं कि लाहौर में हर चीज़ ईजाद हो चुकी है खाने पीने के नाम पे। इट्स अ ब्यूटी, इट्स गुड, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्लीज़ उतना ही खाएं जितना आज के दिन आपने एक्सरसाइज की है। सही है। अगर आप एक्सरसाइज के आदी नहीं हैं तो आपके रास्ते में हॉस्पिटल और डॉक्टर बहुत आएंगे, फिर आपको ये डाइट काफ़ी महंगी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। और हेल्दी ब्रेन, हेल्दी बॉडी जो है डेफिनेटली वो आपकी लॉन्ग लाइफ के साथ साथ हेल्दी लाइफ की एक बहुत बड़ी जमानत होती है। आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा ENT के ऊपर। और अभी जो मौसम आ रहा है ख़ास तौर पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बरसात के मौसम में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें मानसून में अटैक कर सकती हैं ENT से रिलेटेड? सिमर, सबसे ज़रूरी है कि इस मौसम को हम जो आज बैठे हैं, हमने अच्छी बातें भी करनी है, डराना है लोगों को। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है एजुकेट करने के साथ साथ जब तक हम लोगों को डराएंगे नहीं, ये लोग सीधे नहीं होंगे। पहले 1 मिनट हमने ना एक नॉर्मल बात कर लें। ठीक है। मुझे जो लगता है कि देखिए, हर मौसम में ब्यूटी भी है। 4 मौसम है। इस मॉनसून के बारे में कितने रोमांटिक सॉन्ग लिखे गए, कितने फिल्माए गए, और कहते हैं कि हम इसका इंतज़ार करते हैं। सर्टनली बाराने रहमत भी है, लाहौर का मुंह धुल जाता है, पौधे धुल जाते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है। सही। लेकिन वो लोग जो इसमें डिस्प्लेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पूल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डैमेज होते हैं, या जी ये जो ओपन सीवरेज चल रही है, ढकने नहीं है, वहाँ पे कोई बच्चा गिर गया, हमने इन चीज़ों की एक्स्ट्रा केयर करनी। सही। बच्चा दुनिया में लाना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पेरेंट्स के लिए बहुत हैप्पीनेस है, लेकिन उसको बड़ा इंसान करना, एक सिविलाइजेशन, सिविक सेंस देना। कहते हैं जन्नत माँ के कदमों में है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन माँ हैज़ टू पे द प्राइस। सही है। प्लीज़ रोल मॉडल बन के बताएं, सिविलाइज हो के बताएं, टॉलरेंस सीखें। लेकिन डिजीज़ के नाम पे हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आगे 2-3 माह में रैम्पेंट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपकी इस पूरी बात से ना मैं एक चीज़ पे एतराज़ करूँगी। रोमांटिक सॉन्ग्स जो है ना वो दिसंबर की बारिश पे लिखे हुए थे जब हम उसको एंजॉय भी कर लेते थे। यहाँ बारिश होती है, हब्स हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, बचपन में इस बारिश की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, आई एग्री। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, रियलाइज़ हो रहा है ये भी बारिश मुकनी है, और फिर देखना सांस बंद होना शुरू हो जाएगा, हब्स हो जाएगा। बिल्कुल वो बीमारियों का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो हम उसके अफेक्ट ही होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, 70% आबादी देहातों में है, या बहुत सारे लोग हैं जो बिलो द पुअर लाइन, वो कहते हैं नीचे, जहाँ पे खाना भी एक दिन का शायद पूरा दस्तयाब ना होता, वहाँ लाइफ, ये चार्मिंग वर्ड्स बहुत मुश्किल समझ आते हैं। लेकिन एक बात हमें समझ आनी चाहिए कि जब हम बचपन में आपने कुछ सिंपल सी चीज़ खाई थी, वो आज के 7 स्टार होटल से भी आपको ज़्यादा मज़ा देती याद करके। सही बात है। लेकिन ये याद रखा जाए कि हर नेमत को हमने थैंकफुल होना अल्लाह मियाँ का। हर बारिश को एंजॉय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के पहले हम, अब यूरोप में जाएं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, तो एक वर्ड वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बार बार कहते हैं, रिस्पेक्ट द क्लाइमेट। क्लाइमेट आने से पहले प्लीज़ उसका बंदोबस्त कर ले। वो भाई जो अभी भी दरिया के अंदर बैठे हुए हैं घर बना के, गलत, वो आगे पीछे हो जाएं। सही बात है। ये आपने जो बात की है ना, ये सारी मैनेजमेंट से लेकर सेल्फ मैनेजमेंट तक की बात है। मैडम, गवर्नमेंट के अदारे बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर हमें अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब क्या है? इल्म रोशनी है। इन वर्ड्स को सीख के अगर
50% लोग भी अमल शुरू कर दें कि साफ़ पानी का इस्तेमाल अब तकरीबन फ़र्ज़ है। इन दिनों में पानी से फैलने वाली डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड इतने आम हो जाएंगे, कॉलरा जिसको हैज़ा कहते हैं जी। इन सीज़न में, क्योंकि पानी स्पिल ओवर होएगा और एक नॉर्मल अमल है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक बड़ा मसला है। आप सुनेंगे ये जो हेपेटाइटिस ए और ई इस सीज़न में मैक्सिमम होता है और जितने भी बिलबोर्ड गिरते हैं ज़्यादा इसी थंडरस्टॉर्म में और विंड स्टॉर्म से गिरते हैं। सही कह रहे हैं आप, बहुत से एक्सीडेंट, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वेदर के अंदर आती हैं, जिसके लिए हमें अपने आप को पहले से तैयार कर लेना चाहिए। मतलब हम जिन बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं ना, वो ओवरऑल स्किन से रिलेटेड भी हैं, स्टमक से रिलेटेड भी हैं, लेकिन इस मौसम में एक और बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखने में आई है वो ENT से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, जिसमें फ्लू से लेकर जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं, जिन लोगों को इन्फेक्शंस हैं, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इज़ इट ट्रू? एलर्जीज ओवरऑल जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है तो फंगाई और जर्म ज़्यादा ग्रो करते हैं। सही है। और हॉट मौसम में ह्यूमिड में तो ज़्यादा ग्रो करते हैं, ड्राई सीजन में जर्म्स कम ग्रो करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें इसका मतलब ये है कि हम अगर इम्यून सिस्टम ठीक रखें, डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी में अल्लाह ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रख छोड़ी है ऑलमाइटी अल्लाह ने, वो है वाइट ब्लड सेल्स। जी। आज के दिन अगर किसी ने स्लीप पूरी ली है और सोने से पहले फ़ोन साथ वाले कमरे में रख दिया था और सोने से पहले चाय कॉफ़ी नहीं पी हुई और लाहौरी खाना बहुत ही टिका के नहीं खाया हुआ, स्पाइसी खाने कम से कम लें, रात का खाना लाइट रखें, सोने से पहले चंद सिप्स वार्म चीज़ के, स्पेशली मिल्क के अगर लें तो नथिंग लाइक, सोते हुए चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें, आइसक्रीम प्लीज़ नो, बिग नो। अच्छा, यू आर सेइंग नो? नो। यहाँ तो हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि जी गला ख़राब है, गोलगप्पे खा लो खट्टे, गला ख़राब है, आइसक्रीम खा लो ठीक हो जाएगा, बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाओ ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ये मिथ है या वाकई कुछ होता है कि आप उसको काउंटर कर रहे होते हैं? जितनी भी चीज़ें चिल्ड हैं, आइसी हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड। अच्छा। स्पेशली उन मौसम में जिसमें इन्फेक्शन का ऑलरेडी चांस ज़्यादा है। ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया है, क्योंकि स्पॉन्सर तो अक्सर मदर या फादर ही होते हैं, सही। कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा ख़राब हो गया, मिडनाइट पे बहुत ज़िद करता है। बाबा आपने आदत तो इसको डाली है, वंस अपॉन अ टाइम तो ठीक है कि मंथली एक दफ़ा हो गया जी, पिया तो ज़रूर 2 दफ़ा चंद सिप्स वार्म मिल्क के लेके सोएं। ठीक है। ताकि आपका गला, ताकि आपकी खुराक की नाली, सांस की नाली धुल गई है। ग्रीन टी ले लें, कावा ले लें, सही है, दैट्स वेरी गुड। फ़ोन को प्लीज़ मिसयूज़ ना करें। अगर माँ भी उसको यूज़ कर रही है, बच्चे को भी खेलने के लिए यही दिया हुआ है, ये खुद एक बीमारी है। सही कह रहे हैं आप। फिर उससे ओवरऑल जो है वो आपकी बॉडी पे सिर्फ असर 3 पड़ता है। चीज़ें कि स्लीप, स्माइल, हैप्पी रहने के जस्ट ऑप्शन है। रीज़न ना ढूंढें कि मेरे पसंद की गवर्नमेंट आएगी, मेरी पसंद का बंदा मुझे मिलेगा, मेरी पसंद के टीचर मिलेगा तो मैं हैप्पी होऊंगा। अल्लाह मियां ने कोड बता दिए हैं, आप हैप्पी रहें। और एक्सरसाइज करना फ़र्ज़ है। हर एज में अगर आपने पूरी बॉडी की कुछ एक्सरसाइज की है, लाइक माइकल जैक्सन, तो आपसे बेहतर पाकिस्तानी कोई नहीं है, आपसे बेहतर पाकिस्तानी शहरी कोई नहीं। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप रोड साइड पे लड़ेंगे नहीं, पुलिस की ज़रूरत नहीं कभी पड़ेगी, तो आप ग्रो करें ही करें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात करें ना अभी इस मौसम की, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि एक तो साइनस का प्रॉब्लम जिन लोगों को होता है, वो उसके लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स दें कि अगर किसी को साइनस का प्रॉब्लम है और जिनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है, कैसे उससे बचा जा सके, या अगर नहीं बच पा रहे और उसके अंडर आ गए हैं तो क्या करना चाहिए? सिमिल जिनको ऑलरेडी है या एक्सट्रीम ऑफ एजेस, ख्याल ये है कि 6 साल से छोटी एज और 60-65 के बाद, तो हर मौसम में ख्याल करना है। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर पे, ज़्यादा गर्मियों में, मॉनसून में, एक्सट्रीम विंटर में, तो उन्होंने इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है उन लोगों ठीक। ऑलरेडी जिनको सांस की बीमारियां हैं, साइनस इशू है, एस्थमा की उन्होंने अपनी अद्वियात पूरी लेनी है। इन दिनों में आउटसाइड कम निकलें। स्पेशली प्लीज़ अगर आपने माउंटेनस एरिया जाना है,
तो ज़रूर फोरकास्टिंग देख के जाएं। पाकिस्तान के अदारे आपको बार बार आगाह करते हैं। ये आगाही रोशनी है। आप एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, वो पुल 3 दफ़ा पहले गिर चुका है और अब इस मौसम में जा रहे हैं और बगैर किसी सेफ्टी मेयर्स के, तो आप अपनी प्रीशियस लाइफ को एंडेंजर कर रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ी, देखें एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है तो पेरेंट्स होल फैमिली इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड एंड ब्लश्ड, तो कीमती हैं। चंद बच्चे इकट्ठे यंग भेज दें बाहर तो आपको डर ही होता है कि माउंटेनस एरिया में कोई पंगा होगा ज़रूर। सही बात। इसलिए प्लीज़ एक्स्ट्रा केयर करें। हमें एक सिविलाइज कंट्री बनना है। बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं, जो थोड़े कम हैं प्लीज़ उनको हमने एजुकेट करना है। एक्सीडेंट से पहले, इंसिडेंट से पहले केयर कर लेंगे। अक्लमंद वो है जो किसी के एक्सपीरियंस से सीख लेता है। हाँ, डिजिटल पे देखा कि इंसिडेंट हुआ है तो उस नंगी तार के पास ना जाएं। ये बहुत सारा इस मौसम में 440 वोल्ट की तरह है, इससे दूर रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। बहुत अच्छी गुजरेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो लोगों को बड़ा एजुकेट कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। वहीं पर मैं चाहूँगी कि हम वापस साइनस की तरफ आएँ कि अगर किसी को साइनस का प्रॉब्लम है या फ्लू बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है, नाक का इन्फेक्शन किसी भी किस्म का हो, उसके लिए कोई 3 टिप्स बताएं जो हमें अगर हो जाए या उससे बचने के लिए कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए तो सिंपल चीज़ें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा दें, वार्म चीज़ें ज़्यादा लें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और नोज़ को सेलाइन से फ्लश ज़रूर करें। सही। 1 गिलास पानी लें, ½ टीस्पून साल्ट डालें। पूरी दुनिया में ये बना बनाया भी आता है, तो इसको अगर मिलता है। हर खाने से पहले अगर आप कर रहे हैं और जब भी वज़ू करें, छोटे बच्चों को पास खड़ा कर लें। ठीक है। अगर आप उसको फ्लश करवाते हैं, हाउ टू स्निफ द नोज, हाउ टू क्लीन द नोज, तो यू आर द बेस्ट। ठीक है। इसका मतलब कि साइनस होगा नहीं। अगर हो चुका है और किसी को रहता है और बलगम गिरती रहती है, एक सिंपल सा सिम्टम है हॉक्स। अक्सर लोग गला क्लियर कर रहे होते हैं या छोटी छोटी खांसी कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है गले में कुछ गिर रहा है। एग्जैक्टली। फीमेल डिसेंट होती है, लाइटली करते हैं, मेल तो मुंह खोल के पूरा कर रहे होते हैं। तो प्लीज ऐसा है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। सही है। क्रॉनिक साइनस या बलगम का गिरना या केरा 100% ट्रीटेबल है सिंपल सी मेडिसिन से। अच्छा। सिर्फ 10% लोगों को होता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक ऑलरेडी 90% या 100% बंद है, गदूद बने हुए हैं, पॉलिप बने हुए हैं, या अल्लाह ना करे उससे भी सीवियर फंगस है। फंगस इस रेनी सीजन में और बढ़ जाएगी। सही है। साइनस थोड़ा और एग्जैजरेट कर जाएगा, तो उनको तो ज़रूर कोई ट्रीटमेंट सर्जिकल की भी ज़रूरत पड़ेगी। सही है। लेकिन 90% को मैं सिंपल सी टिप्स से, एक्सरसाइज से, चंद हफ्तों की एंटीबायोटिक से टोटल क्लियर किया जा सकता है। बिल्कुल से। एंटीबायोटिक का आपने जिक्र किया, वी लव टू टेक एंटीबायोटिक्स एज पाकिस्तानी, मुझे लगता है, क्योंकि ओवर द काउंटर आराम से मिल जाती हैं। दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, आपको एंटीबायोटिक्स और इस तरह की जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती हैं। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम यहाँ पे डेंजरस हो सकती हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमें फार्मासिस्ट पकड़ा देते हैं। एंटीबायोटिक लेना अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से कितना डेंजरस हो सकता है? पूरी दुनिया में मेडिसिन एंटीबायोटिक है या बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, नींद आवर चीज़ें, इनके लिए स्टैंडर्ड है कि OTC, चंद अद्वियात जो ज़्यादा डेंजर नहीं करती, कॉमन यूज़ की हैं, उनको OTC कह दिया जाता है, ओवर द काउंटर, वो आप ले सकते हैं। सही है। वरना पूरी स्टैंडर्ड दुनिया में जहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट है, एशिया, अफ्रीका, इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। वहाँ पे होता क्या है, आपने अच्छी बात की कि एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल, सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन के फ्रेंड ने फ्रेंड को कहा, उससे उन अद्वियात का असर चंद हफ्तों में आना गायब हो जाता है। वो अद्वियात उस सोसाइटी में असर करना बेअसर हो जाती। सही। अद्वियात का बार बार इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल, इनएडिक्वेट इस्तेमाल, सर्टनली रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। वो मदाफिल जरासीम फिर किसी को भी काबू नहीं आते। अब उसे हायर डिग्री की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अद्वियात से होगा। तो ये एक बहुत बड़ा, अब पूरी कौम पे उसका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा काम, बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल वाली मेडिसिन है वो असर करना बंद कर देंगी, फिर आप स्ट्रॉन्गर पे जाएंगे तो वो एक्सपेंसिव भी होता चला जाएगा। 10 रुपए की इफेक्ट ही है, हमारे वहाँ पे 100 रुपए वाली लगेगी, क्योंकि पहले हमने काफ़ी दफ़ा डिस्पेंसर ने, मेडिकल स्टोर वाले ने खुद ही प्रोफेसर बन के उसको
ट्रीट कर दिया है, बिल्कुल सही। ये अलाउड नहीं अच्छा, है। वायरल इन्फेक्शंस के लिए जो लोग एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, दे आर टू डिफरेंट थिंग। वायरल इन्फेक्शन आपको वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरियल आप दवाई ले रहे हैं एंटीबैक्टीरियल, वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, हम लोगों को समझ नहीं आती है। हमें तो फ्लू भी हो तो हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर चले जाते हैं। इन तीनों को हम ज़रा थोड़ा सा, वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं या फंगल हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए है, वायरल या फंगस के लिए नहीं है। अगर उनमें ली जाएगी तो बीमारी और ख़राब हो जाएगी। सही है। एक्सेप्ट के अगर किसी को समझ नहीं आ रही, 104 फीवर हो रहा है और 2-3 दिन से घर बैठा हुआ है, तो प्लीज़ घर के लेवल पे ट्रीट ना करें। अपने नज़दीक तरीन डॉक्टर जो अवेलेबल है, MBBS डॉक्टर है प्रॉपर, या नहीं है तो कोई टीचिंग हॉस्पिटल अवेलेबल है, प्लीज़ वहाँ दिखाएं। जो चीज़ 2-4 दिन में ठीक होनी है, ये आप एक लॉन्ग किसी कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो लोग ये करते हैं ना, वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। एग्जैक्टली। क्योंकि फिर उनकी हेल्थ बेहतर होने के बजाय डिटीरियरेट हो जाती है। अच्छा, ये जो हम शुरू में मैंने अपना इंट्रो आज किया ना, उसमें मैंने कहा कि हमें साइंसदान बनने का बड़ा शौक है। अब आपने बीच में एक जिक्र किया था, एक बच्चा पैदा होता है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें उसके साथ साइंसदानी करने का बड़ा शौक होता है। बच्चों के नाक साफ़ कर रहे होंगे, ट्वीज़र पकड़ के कह रहे होंगे वो क्लीन लगना चाहिए, कुछ देखने आएगा तो ख़राब हो जाएगा। कान में, छोटे बच्चे के कान में भी कॉटन बर्ड्स मार रहे होते हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है? ये बहुत अच्छी बात है कि कान की सफाई कुदरत ने ऑटोमेटेड की हुई है। ठीक है। कान की सफाई किसी को ज़रूरत नहीं। इवन दो यू आर द बेस्ट स्विमर, आप दिन में 2-4 घंटे स्विमिंग भी करते हैं, तो प्लीज़ आपने कान में कुछ नहीं डालना। कान को ड्राई भी करना है तो टॉवल बाहर रख के सर को थोड़ा हिलाएं। बाथ लेने के बाद भी ये काम करें। इवन दो आप लॉन्ग बाथ भी लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। और जब हम बाथ लेते हैं तो नोज़, गले में पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिसको हम वज़ू कहते हैं। अच्छे तरीके से करें, जो ताकि उनकी क्लीनिंग भी हो। एग्जैक्टली। जो भी काम करें खुशू खुजू से करें, एंजॉय करें, ताकि उसको दोबारा ना फिर बार बार। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कान साफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। इसके साथ एक मिथ भी रिलेटेड है, मैं वो भी पूछ लेती हूँ आपसे। बिल्कुल सही कि बात ईयर वैक्स जो है वो शायद सेंसिटिव लोगों की ज़्यादा बनती है। पढ़ा था मैंने कहीं पे, पता नहीं अब सच है या नहीं है। क्यों फिर उनके नज़र आना शुरू हो जाती है? दैट लुक्स वेरी, लोगों को फीलिंग आती है, बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। तो उसके लिए क्या करें? आप कह रहे हैं कान के अंदर टॉवल भी नहीं मारना, टिश्यू भी नहीं मारना। जो है इसका सही नाम है सिरुमीन। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये जरासीम को प्रोटेक्टिव है, बचाव करती है। अच्छा, ये खुद जरासीम नहीं है? वो नो। लोगों को लगता है कि जरासीम है। कान की मैल जो है वो बेसिकली गंद है, जरासीम है। इंग्लिश को गलत ट्रांसमिट कर इसका नाम रख दिया मैल। हाँ। प्लीज़, ये मैल नहीं है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। ये बैक्टीरिया को किल करती है, ये फंगाई को अवॉइड करती है, ये कान की प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने डिज़ाइन की है। आप इसमें टेम्परिंग ना करें। 95% to 98% फीमेल लोगों को, ज़्यादा जो हैं वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को लाइफ टाइम में कभी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। इतनी थोड़ी बनती है कि जैसे हमारी स्किन जो है, ये हर जगह पे स्किन, कान के अंदर भी जो स्किन है 28 डेज के बाद नई चेंज हो रही, लेयर चेंज हो रही, वो हमें विदाउट नोटिसिंग जो है वो हम ये सिस्टम में ब्यूटी इतनी रखी हुई है कि जैसे लाइट सी सिकरी तरह के कपड़ों के साथ जब से आ रही, नीचे से एक नई स्किन आ रही। सही है। सो इट्स बीइंग रिफर्बिश्ड एवरी मंथ। तो आप कह रहे हैं कान की मैल असल में मैल नहीं है, असल में ये गंद नहीं है। 2-3% लोगों को इतनी ज़्यादा बनती है। उस पर आपने बड़ी अच्छी बात की, और वो साइंटिफिक रीज़न है कि टाइप ए पर्सनैलिटी, ओवर थिंकर्स, जो इन बिटवीन द लाइन रीड करते हैं, उनमें बहुत बनती है। उनमें से कुछ तो इतनी ज़्यादा बनती है कि 2-3 मंथ्स में उनको एक दफ़ा सफाई करवानी पड़ती। अच्छा। क्योंकि कान में ब्लॉकेज आ जाता है। वो नहीं करवाएंगे तो उससे फिर सुनना कम हो जाता है। ठीक है। छेड़ा-छेड़ी करेंगे तो पर्दे पे जाकर टच कर जाएगी। सही है। कान की सफाई करने वाले लोग 100 में से 1%, रात 2 लोग आए हुए थे कि थोड़ी सी सफाई कर रही थी जी, बेटी दौड़ से आई, दौड़ी तो वो थोड़ा सा हिला तो कान का पर्दा फट गया जी। अब ये काफ़ी मंथ्स में जाके ठीक होगा। अगर ऐसे हो जाए तो प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएं। पहली बात तो तय है कि कान की सफाई नहीं करनी। ठीक है। कान को टॉवल से ड्राई करना बाद में। सही है। या हेयर ड्रायर अवेलेबल है तो नथिंग लाइक बहुत दूर रखें, 1 या 2 फुट दूर,
थोड़ा सा ड्राई कर लें इफ़ यू रियली फील लाइक। वरना पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में फ़ैन चल रहा है तो चंद मिनट में वैसे ही बॉडी ड्राई हो जाती है। नथिंग टू बी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनकी एयरवैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। Exactly. 2 से 3% में ना मेरा बेटा भी आता है। Yeah. और आपको ये बात पता भी है। सो अब हम क्या, थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, बाकी बच्चों के कान साफ हैं, उसकी थोड़ा सा एयरवैक्स नज़र आ रही है, बीच में से थोड़ा सा लिक्विड भी निकल रहा है, तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, जो कि बहुत गलत हरकत थी, अभी आपने मुझे बताया अभी कि कॉटन बड से साफ़ करना शुरू कर दिया। हर दफ़ा नहाने के बाद उसके कॉटन बड से साफ़ किया तो आप यकीन करें 6 से 7 कॉटन बड्स भर जाते थे, मतलब अच्छा खासा ईयर वैक्स। पिछले दिनों उसको ईयर इन्फेक्शन भी हुआ था। सो ऐसे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, क्योंकि हमने एक नाम दे दिया ना इसको, ये गंद है, ये मैल है। अब किसी ने कह दिया हो तुम नहाते नहीं हो, कान से मैल नज़र आ रही है, तो एक वो वाला स्टिग्मा भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके ख्याल में ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या हम पेरेंट्स घर पे भी कुछ कर सकते हैं कि बच्चों के कानों के लिए? सफाई बिल्कुल नहीं करनी। कान में जो साइंटिफिकली अलाउड है कि किसी को इचिंग होती है, थोड़ी सी ड्राइनेस है, ऑलिव ऑयल इज द ओनली ऑयल बीइंग डिस्कस्ड इन मेडिसिन। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अलहदा करके रख लें, कॉटन बड के साथ, क्यूटिप्स के साथ, आई ड्रॉपर के साथ 2 से 3 ड्रॉप्स वंस अपॉन अ टाइम मंथली बेसिस पे कान में डाला जा सकता है। ठीक है। इससे ज़्यादा प्लीज़ यू आर नॉट अलाउड। ये जो सरसों का तेल गरम करके डालते हैं, ये बहुत बड़ा एक वो स्ट्रॉन्ग टिप है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं। ईयर ड्रॉप डालने हैं, ड्रॉप्स डालने हैं, ऑयल डालना है तो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, गरम नहीं करना, ना गरम हो ना ठंडा हो, सही है, बॉडी टेम्परेचर पे, ना गरम, नॉर्मल टेम्परेचर पे। सही है, सही है, ये आपने बड़ी अच्छी टिप बताई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ मिथ्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि जो हियरिंग लॉस है, कहा जाता है कि ये जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ सर्कल और ये ट्रीट नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि थोड़ी सी एज बड़ी होना शुरू होती है, हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनकी हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है, और फिर आपको रियलाइज़ होता है विदाउट टॉकिंग अबाउट इट कि इनको कम सुनाई देता है, हालांकि डायग्नोज्ड नहीं है, बट आप यूजुअली एक एक्सपीरियंस करते हैं। इज़ इट ट्रू कि ये अनट्रीटेबल है? हियरिंग लॉस मोस्टली लोगों में नहीं होगा, थ्रू आउट लाइफ ही नहीं होगा। आई में से 95%, 90% प्लस लोगों में, इवन आप 100 ईयर्स की भी होंगी तो नहीं होगा। अच्छा। अब करना 2-3 चीज़ों का ख्याल करना। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो प्लीज़ उन दिनों में रेस्ट करें, इम्यून सिस्टम को रेज करें, जिसके लिए हमने टिप्स 2-3 दफ़ा दी हैं कि स्लीप, स्माइल, एक्सरसाइज, सिंपल डाइट, सोने से पहले वार्म चीज़ें लें, आपकी मदाफ़ियत A1 रहेगी। सही है। और अपनी डाइट को सिंपल भी रखें, फल स्पेशली वाइट मीट एक ख़ास 30 ईयर्स के बाद ज़रूर लें। कोशिश करें कि विटामिन डी हर बंदे की ग़िज़ा में होना चाहिए, बिल्कुल सही। वरना 2 लाख यूनिट वाला कैप्सूल हर माह हर बंदा खाए। हर माह 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाला एक कैप्सूल 16 के बाद लेना ऑलमोस्ट लाजम है। ये हर एज में ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि देखें, हम 2-3 माह के लिए बीचेस पे नहीं जाते, सन ब्लॉक लगा के एक्सपोज नहीं होते। आजकल भी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 6 o'clock के पास आप घर में पूरी बॉडी को एक्सपोज करें, शॉर्ट्स पहन के, सन ब्लॉक लगा नहीं, के। हम सो रहे होते हैं तो सर, हम इतने नवाब हैं कि हमने अपना कारोबार भी 12-1 बजे जाके 2 बजे जाके खोलना होता है, तो हम तो धूप ले ही नहीं रहे ना, ये तो एक अलग बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये विटामिन डी डेफिशिएंसीज जो हैं ये एक्चुअली आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा खोखला कर रही है। वेरी गुड फॉर नथिंग। हाँ, हम ना दूसरों की, वो कहते हैं, उंगली करने में, सोशल मीडिया को मिसयूज करने में, पड़ोसियों पे नज़र रखने में, खराटे मारने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं। और अगला सवाल मेरा खराटों से रिलेटेड ही है। एग्जैक्टली। यूजुअली कहा जाता है लाउड स्नोरिंग, यानी कि खराटे मारना का मतलब ये हो या आज सारा दिन बड़ा थक, और ज़्यादातर मर्द मारते हैं, मर्दों के खराटे ज़्यादा लाउड भी होते हैं और फ्रीक्वेंट भी होते हैं। तो कहा जाता है जी खराटे इसलिए मार रहा है कि सारा दिन बड़ा थक के काम करके आए, आज बहुत एग्जॉस्टेड होगा जिसकी वजह से इतना डीपली सो रहा है कि खराटे आए। Are these two things related? स्नोरिंग एक बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में, जिसको हम सिविलाइज भी कहते हैं। वहाँ पे भी सेपरेशन की एक बड़ी वजह खराटे मारना है। बिल्कुल। यहाँ भी सर पूछे, हम खवातीन से पूछे, हम कितना तंग आते हैं, उठ के कभी कहीं जाके सो रहे होते हैं। अगर फीमेल मारती है तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा है। मेल क्योंकि अर्निंग हैंड है, अक्सर वो दबा के पूरी लाइफ गुजार जाता है।
तो प्लीज़ खराटे एक सोशल नोइसेंस नहीं है, राइट साइड हार्ट फेलियर की बहुत बड़ी वजह भी है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो जाती है। हम ना बहुत वी आर वेरी काइंड टू आवरसेल्फ, जो हम खुद बहुत बड़े ब्लंडर और गलत काम करते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक होती है, वो हमारे लिए बात ही कोई नहीं है। जो दूसरा करता है वो छोटी सी भी चीज़ बहुत बुरी होती है। सही है। पूरी कौम गलत है, ओनली मैं ठीक हूँ, हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है। सही है। और यही गलत चीज़ है। तो खराटों का इलाज मुमकिन है? 100%। खराटों की वजह क्या है? खराटे अगर तो छोटे बच्चों में हैं, हाँ, तो प्लीज़ आप उसकी डाइट का ख्याल करें। स्पेशली कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट फीड, ठीक है। पहले 2 से 2.5 साल। सही है। और फीड कराने का तरीका आना चाहिए कि सेमी सिटिंग हो, मदर भी सिटिंग हो, और ड्यूरिंग दैट फीड सक्लिंग इट्स अ ब्यूटीफुल एक्ट कि माँ बच्चे को बार बार स्माइल भी कर रही है, टीज भी कर रही है, सो दैट ही इज़ वेरी एक्टिव, ही इज़ नॉट स्लीपी। फीड के दौरान वो फीडर है या मदर फीड करवा रही है, बच्चा थोड़ा थोड़ा सो रहा है, इस बच्चे के नाक, कान, गले की इन्फेक्शन आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सोते हुए बच्चे को फीडर नहीं देना, फीड नहीं कराना, नहीं देनी, क्योंकि वो आपको नाक, कान या गले का इन्फेक्शन का के दौरान एक्टिवेट करना है और बच्चे को सेमी सिटिंग पोस्चर में रखना है। ठीक है। ताकि नाक से पीछे सुराख है कान का, गले से उधर दूध जा सकता है, वो कान की इन्फेक्शन बच्चों में बहुत आम है। सही है। इसलिए अवॉइड करें। और फीड देने के बाद घर के 5 चक्कर लगाए मामा, उसकी अच्छी तरह गैस निकाले। ठीक है। बर्प कराने का एक प्रोसेस होता है। और जिन भी बड़े लोगों में खराटे होते हैं डॉक्टर साहब, उनका क्या करें? यहीं से हम बड़ों का लेते हैं कि रात का खाना, दोपहर का खाना खा के प्लीज हजम करके सोएं। ठीक है। इमीडिएट सो जाना भी एक बहुत बड़ी वजह है। आप कह रहे हैं मैदे से रिलेटेड भी है ये खराटों का लेख? एग्जैक्टली। खाना खा के घर में काफ़ी देर 15 मिनट तो ज़रूर चहलकदमी कर ले। ठीक है। और पेट हल्का करके सोएं और खाना हजम करके सोएं, फिर आपको नींद आएगी अच्छी। सही है। कोशिश करें अब जल्दी सोएंगे तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल बी ब्लश्ड, यू विल बी डिलाइटेड, यू विल बी द मोस्ट हैप्पी फेस। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये जो खराटों का मैं जिक्र कर रही हूँ, इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी नाक का सुराख छोटा है, शायद सांस पूरी तरह नहीं आ रहा, मुंह से सांस लेना पड़ता है तो आवाज़ आती है, नाक की हड्डी शायद बड़ी हुई है, क्योंकि आजकल हमें ना बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, इसके ऊपर लगा लो, कुछ ऐसे वो मिलती हैं चीज़ें जिससे नाक की नॉस्ट्रल्स खुल जाएंगी तो आपको खराटे नहीं आएंगे। दे डोंट वर्क एक्चुअली, बहुत प्रॉपरली उस तरह से काम नहीं करती हैं वो। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये इससे भी रिलेटेड है? 3 वजह हैं खराटे आने की। नाक या हलक में ब्लॉकेज की वजह से, ठीक है, ओवरवेट की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, कि आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, मसल को टोन अप कर ही नहीं रहे, आप वेट, एक वर्ड है पिकविकियन या चब्बी चिल्ड्रन, आपने देखा है छोटा सा बच्चा कहती है पराठे खाता है, मामा भी 2 पराठे खाती है, बेटा भी पराठे खाता है। बाबा ज़रूर खाओ, जो मर्ज़ी खाओ, जो दिल करता खाएं, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें, वरना एक दफ़ा बच्चे का 7-8 साल की एज में बाकी क्लास में एक ही बच्चा गोल मटोल है, वो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, वो स्माइलिंग भी बहुत होता है, हाँ। वो सिर्फ बैठ के स्माइल करता है और मामा भी स्माइल करती। प्लीज़ इसको आगे ना चलने दें। सही है। ये फिर आगे हार्ट डिजीज़ बनेगा, हार्ट डिजीज़ बन जाता है, और आपने बड़ी खतरनाक बात की, मोटापा आ जाके बहुत सीरियस इशू खड़ा करेगा। बिल्कुल सही। अगर खराटे आ रहे हैं, सिर्फ एक्टिविटी बढ़ा दें, वेट कम कर लें और ज़रूर अपना चेकअप करवा लें। सही। 6-7 साल की एज से लेके 65 तक 98% चांस है कि सिंपल से प्रोसीजर से या सिंपल टिप्स से, ट्रिक्स से, मेडिकल साइंटिफिक, जिससे आपकी हेल्थ रिस्टोर भी हो जाएगी और A1 भी हो जाएगी, और बहुत थोड़े से 15% लोगों में सर्जरी से सही है। खराटे 100% डिलीट किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कौन सी टिप्स चाहिए या आपको कौन से प्रोसीजर से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन दी एंड हमारे पास चूँकि पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, कुछ मिथ्स भी हमने बर्स्ट किए हैं, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कहानियाँ भी की हैं, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड, वो क्या होगा? वो ये है कि बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें, अपना, अपने पड़ोसियों का,
अपने बच्चों का कि प्लीज़ फ़ोन को कम इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज को आम करें, कान में बिल्कुल आप कोशिश करें कि सफाई नहीं करनी। अगर खुदा न खास्ता कान में आपसे कुछ चीज़ लग गई है, कोई ड्रॉप्स या पानी ना जाने दें, ये पर्दा 100% हील हो जाएगा। नाक को जब भी फ्लश करें नोज़ पिकिंग मत करें। एपिस्टेक्सिस, नाक की ब्लीडिंग की एक बड़ी वजह नाक में उंगली का डालना है और नाक की इन्फेक्शन है। अगर आप नहीं करेंगे, नोज़ को सिर्फ फ्लश करें, सेलाइन से फ्लश कर लें, बेसिकली जो है वो बेस्ट है। एग्जैक्टली। और सोने से पहले चंद सिप्स वार्म ज़रूर ले लें, तो आप हमेशा इंशाल्लाह बेहतरीन हेल्थ में रहेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।